ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कम्युनिकेशन टॉपिक के साथ। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि समझ नहीं आएगा। जैसे हमारा लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगाने वाला था ना, इसमें थ्योरी है और बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ बहुत टफ नहीं है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर ये दो लैटिन वर्ड्स थे, ठीक है, जिससे हमारा जो वर्ड है कम्युनिकेशन बना। ठीक है, इन दो वर्ड से कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बट हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, पर पूछ भी सकते हैं, यू नेवर नो। तो द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेयर का क्या मतलब होता है? शेयर करना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अब कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है ना, दूसरे बंदे तक उस चीज को समझा देना, वो बात को अंडरस्टैंड करवा देना, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये आगे बात समझ में आता। तो दो कौन से वर्ड से हमारा कम्युनिकेशन बना है? पहला वर्ड क्या है? कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? टू शेयर। टू शेयर, ठीक है, शेयर करना। और कम्युनिकेशन क्या बन गया फिर? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट में जल्दी बताओ। सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल। टू और मोर पीपल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना लोग, है ना। हो गया इतना क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे है इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड हैव फॉलोइंग नेचर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो। ठीक है, कम्युनिकेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें ऊपर कम्युनिकेशन होता है जिसमें सामने वाले को बात ही नहीं समझ में आती, है ना। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या नेचर होना चाहिए? पहला है, बात जो होती है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर बात रखनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात समझ में आए। ठीक है, जितना सामने वाला क्लियर बोलेगा उतना सामने वाला क्लियर समझेगा। ठीक है, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है। किसी को एकदम स्पष्ट भाषा में एकदम क्लियरली अगर हम बात बताते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो शॉर्ट में बोलो वो समझ जाएंगे, बहुत से लोगों को थोड़ा लॉन्ग में हमें अच्छे से समझाना पड़ता है ना। तो क्या है, अगर हम स्पष्ट बात, एकदम क्लियर बात, अपनी पूरी कंप्लीट बात आप सामने वाले को रखोगे ना, तो हम मैक्सिमम लोगों को वो बात समझा पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑडियंस हो गई, तो हर टाइप के लोग होते हैं जो कम समझ जाते हैं, ज्यादा में समझ जाते हैं, है ना। तो अगर हम कंप्लीटनेस रखेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो कम वर्ड्स में समझने वालों को भी समझ में आएगी, ज्यादा वर्ड्स में समझने वालों को भी समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको अधूरा पढ़ा के, अधूरा शब्द कोई ऐसा वर्ड है जिसका अधूरा मतलब बता के मैं चली जाऊं, ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज रह जाओगे कि ये क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आया। और ऐसा बहुत होता है, हमारे स्टडीज में ऐसा बहुत होता है। हमारे टीचर्स जो होते हैं कुछ बातें आधी अधूरी करके चले जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि बच्चा अपने आप समझ गया होगा, इसके आगे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट एक वर्ड का मीनिंग अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसको पूरा कंप्लीट तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो बात को उस तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो इसलिए बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये याद करते चलना मेरे साथ साथ। दूसरा है करेक्टनेस। ठीक है, बात जो ज्ञान होता है, जो भी मैं ज्ञान दे रही हूँ, आप लोग आज ज्ञान बांट रही हूँ मैं आप लोगों को, वो ज्ञान जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो सेंड हो रही है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। ठीक है, और गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑथेंटिक हो गई, और जो भी ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट सामने वाले को पहुंचना चाहिए, वरना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। आगे बात समझ में? तो कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तीसरा है क्लैरिटी। मतलब क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। ठीक है, आवाज साफ होनी चाहिए ताकि लोगों को बातें समझ में आ जाए। अगर मैं आपको लोगों को, आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आधी बातें मुंह में रख लूं अपने, होता है ना मुंह में बोल देते हैं, कुछ बातें क्लियर नहीं होती, वॉइस डाउन होती है, लो होती है, या फिर कुछ बातें जो है, कुछ वर्ड्स जो है क्लियरली स्पष्टता से नहीं बोल पाएंगे, तो वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, आवाज साफ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आवाज।
क्योंकि क्लैरिटी होगी तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, वरना आधी बातें ना समझ में आएगी ना सुनाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसाइसनेस। कंसाइस का मतलब शॉर्ट होनी चाहिए बात, टू द पॉइंट होनी चाहिए बात। ज्यादा बड़ा लंबा 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 जब बोलते हैं ना एकदम, जब वो एकदम लंबा 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 बातें हो जाती है तो वहां पे ना आधे बच्चों को तो नींद आने लगती है, आधे उससे बोर हो जाते हैं। ठीक है, और आधे तो फिर वो जो मेन मुद्दा होता है उससे भी भटक जाते हैं। ठीक है, जब पढ़ाने वाला होता है वो भटक जाता है मुद्दे, क्योंकि इतना लंबा 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 बोलना है। तो लंबा लंबा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा टू द पॉइंट बोलना चाहिए। जिस भी वर्ड का मैं आप लोगों को मतलब बता रही हूँ, एकदम पॉइंट पे अगर मैं आपको समझा दूंगी तो ज्यादा हमको लंबा लंबा बड़ा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंसाइसनेस होना चाहिए, टू द पॉइंट समझाना चाहिए, ज्यादा लंबी लंबी स्टोरीज से बोर नहीं करना हमको किसी को भी। ठीक है, तो टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। तो ये होता है कंसाइसनेस, मतलब शॉर्ट होना चाहिए। फिफ्थ है अंडरस्टैंडिंग। ये याद हो गया, पहला है कंप्लीट होनी चाहिए बात, करेक्ट होनी चाहिए बात, क्लैरिटी होनी चाहिए बात में, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, कंसाइज शॉर्ट होनी चाहिए बात, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे रिसीवर्स हैं, जैसे मैं अभी अगर आप लोग जैसे रिसीवर हो, ठीक है, मैं सेंटर हूँ, मैं बात को सेंड कर रही हूँ आप लोगों के पास, आप लोग रिसीवर हो, है ना, तो उनके हिसाब से बात करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स है वो मिक्स स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर मुझे ये देखना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे बात समझ में आती है। कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत डाउट आएगा, तो उनको मेरे को वो भी देखना है कि किन बच्चों को ज्यादा डाउट हो रहा है, कि कोई बच्चे नहीं पूछते, तो मुझे उनको भी ध्यान में रखना है कि ये कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन जिनके दिमाग में आता होगा पर वो पूछते नहीं है। ठीक है, हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो मुझे हर टाइप के बच्चों के हिसाब से देख कर फिर अपनी बात समझानी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर, जो सेंडर है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि रिसीवर कैसे है, वो जो रिसीवर है, जो सामने जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे उनको उनके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करवानी है, उनके हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन भेजनी है, तभी वो अंडरस्टैंडिंग पूरी हो पाएगी। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है इफेक्टिव लिसनिंग। देखो मैं तो बोले जा रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, मैं कितना भी बोलूं, मैं कितने एग्जांपल दे लूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, मैं मैक्सिमम आपको कंटेंट दे दूं, पर अगर मेरे रिसीवर ही सुनेंगे नहीं मेरी बात को, और वो सपने देख रहे होंगे, या वो सोच रहे होंगे आज मैं खाने में क्या खाऊं, या सो रहे होंगे। ठीक है, अब कितने बच्चे हमारी क्लास में जो सो रहे हैं, 23 बच्चे हैं क्लास में, कितने सच बताओ जो सो रहे हैं? नहीं मैम, नहीं सो रहे, सब जाग रहे हैं। सब तेज मैम। लगे हुए हैं। तो मतलब कि अभी जो हो रही है, अगर नहीं सो रहे मेरे सारे बच्चे, तो अभी इफेक्टिव लिसनिंग हो रही है। ठीक है, पर अगर रिसीवर्स जो होते हैं वो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। चाहे रिसीवर कितना भी बोले, कितना भी पढ़ा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, अगर जो रिसीवर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो ही नहीं ध्यान देगी, वही अगर सुनेगी नहीं और सो जाएगी, या फिर कहीं और सपने सजा लेगी। जैसे बच्चे होते हैं, मैं भी सपने सजाती थी, क्लास में बैठती थी, टीचर बोलती रहती थी, पर कभी कभी होता है ना, फिर हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा होता है, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग अगर जहां नहीं हो पाती, है ना, इसलिए इफेक्टिव लिसनिंग होनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आगे बात समझ में? अब जैसे, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और सामने से कोई जवाब ही नहीं देगा, है ना, या फिर कोई, जैसे अभी 23 स्टूडेंट्स है, अगर बीच में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या मेरे को बीच में ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैम ये बात समझ में आ गई, तो जब तक आप लोग सामने से बोलोगे नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मैं तो बोलते जाऊंगी, पर मुझे समझ नहीं आ पाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आए, पर अगर बच्चे सुनेंगे ही नहीं और उनका मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, तब तक वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो रही है, मतलब वहां पे। ठीक है, तो इफेक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन शुड बी टू वेज। ठीक है, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मैं सेंडर है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो सेंडर अपनी बात
सामने रिसीवर को बोलता है और रिसीवर फिर जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है और फिर वो अपनी बात रिसीवर से करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे होता है। दो से या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है ना, तो एक पहले तो बंदा पहली अपनी बात बोलेगा, फिर जो दूसरा वाला है वो अपनी बात बोलेगा, तो इसलिए ये टू वेज हो गया, है ना। तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए। जहां भी कम्युनिकेशन वन वे है वो पुअर कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जैसे टीचर्स होते हैं, हाँ मैं स्टूडेंट और टीचर का एग्जांपल लेती हूँ। टीचर्स कौन से होते हैं, अगर स्टूडेंट गलती से कुछ पूछ लेना तो एकदम चिढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं आप प्लीज चुप रहो या क्लास में साइलेंस रखो, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो वन वे कम्युनिकेशन है। ऐसे टीचर चाहता है कि वो बोले बक 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 करे, वो क्लास में बच्चे उसकी बात सुने और वो फिर अपने घर चले जाए। ठीक है, पर उसको बोलेंगे पुअर कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां होगा जब टीचर बच्चों को बोलने देगा, अलाउ करेगा कि बच्चे जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा वो क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो जब टीचर बोलता है और टीचर का सुन के जब बच्चे भी बोलते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं या अपने कोई भी बात बताते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं और बेटर टॉपिक्स को समझाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बच्चे इतने सारे होते हैं, उनके अलग अलग दिमाग में अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, तो जितने एग्जाम्पल्स बच्चे सामने लाएंगे उतने और बच्चे उससे सीखते हैं। तो ये होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन टू वेज होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना एक बार। सॉरी, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना एक बार। अच्छा मैं भेज दूंगी ये ग्रुप पे। ओके मैम। आ गया समझ में, सबको इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो फिर बताओ कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? Completeness. हाँ, कंप्लीट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? Correctness. करेक्टनेस होनी चाहिए, Clarity होनी चाहिए. क्लैरिटी होनी चाहिए, Conciseness चाहिए. Understanding चाहिए. होनी चाहिए, Effectiveness and two-way communication. two-way होना Effective चाहिए। listening and two-way communication. करेक्ट करेक्ट। तो कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस टू द शॉर्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कम्युनिकेशन के? पहला है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन। ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब आइडिया शेयर होते हैं, जब नॉलेज शेयर होती है, तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे सेंडर अपनी बात बोलेगा, ठीक है, सेंडर अपनी बात बोलेगा, ठीक है, रिसीवर उसकी बात सुनेगा, फिर रिसीवर फीडबैक देगा, ठीक है, फीडबैक देगा, वो फीडबैक देगा, फिर सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाएगा और फिर ये इसको फीडबैक देगा और ये सेंडर बन जाएगा। तो इस तरीके से ना ये सेंडर रिसीवर ये चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक चलती रहती है। इसलिए ये जो होता है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। थर्ड है एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। इसका मतलब होता है कि एंटीसिपेशन इज डिफाइंड as the feeling of excitement about something that is going to happen in the near future। ठीक है, एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है? जो नियर फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए जब पहले से ना ऐसे अंदर से ऐसे एक्साइटमेंट और डर और जो ऐसी फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग का आना ये सोच के कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, उनको पता है फ्यूचर में उनको क्या करना है, तो उसके लिए पहले ही जब वो एक्साइटमेंट होने लगे, वो डर होने लगे, है ना, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। तो क्या है, मेनी टाइम्स बिफोर कम्युनिकेशन ए कम्युनिकेटर हैज टू फेस एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेटर जो है, जब वो कम्युनिकेशन करने से पहले, जब वो बोलने से पहले उसको एक एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट होती है। जैसे कि एक बच्चा है, उसको पता है उसको अभी स्टेज पे जाना है और उसको परफॉर्म करना है, उसको कोई स्पीच देनी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो उसको ऑलरेडी कैसे ना एक्साइटमेंट होती है ना अंदर, वो डर रहता है कि अरे अभी मेरे को स्टेज पे जाना है, मुझे स्टेज पे जाना है और मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे नहीं बोलूंगा, है ना, एक एक्साइटमेंट होती है, एक डर होती है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। ठीक है, जब मैंने भी फर्स्ट क्लास ली थी, जब मैंने फर्स्ट शुरू किया था पढ़ाने के लिए, तो मुझे भी वो एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट हुई थी कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या बच्चे मेरी बात समझ पाएंगे क्या, और वो अंदर से ना ऐसे एक्साइटमेंट सी रहती है,
एक डर होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, वो मिक्स फीलिंग होती है। मैम कि क्या मैं, इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा होता है ना, इंटरव्यू जब भी हाँ, देने जाते हैं। हाँ इंटरव्यू में भी होता है, वो हमेशा होता है वो। जब भी आप पहली बार कहीं पर भी आप जा रहे हो, आपको कोई बोलना है, आपको कम्युनिकेट करना है, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी फैमिली या फ्रेंड ना हो, है ना, बट आपको कहीं कम्युनिकेट करना है, फॉर्मली देखो, ऑफिसेस में देखो, तो हमेशा हमें ना पहले एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट है वो बात बोलने से पहले, और वो सबको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल भी हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, व्हेन ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास एंड टीचर। जब एक स्टूडेंट को अपने क्लास के सामने, टीचर के और क्लास के सामने कोई स्पीच देनी पड़े, तो उसको कैसे होता है, अंदर से घबराहट सी होती है, उस घबराहट को बोलते हैं एंटिसिपेटरी। जैसे आप लोगों को भी होती होगी, एकदम से शायद शुरुआत में हुई थी, बहुत से बच्चे बोल रहे थे मैम हम तो, आप एकदम से नाम लेते हो तो मैम हम भूल जाते हैं। वो क्यों होता है? वो एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट की वजह से होता है। आपको पता है आपको बोलना है, तो बोलने की वजह से आपको ऐसी घबराहट होती है ना, तो घबराहट या एक्साइटमेंट या फियर, जिसको भी आप बोल सको, उसको एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। ठीक है, आगे ये बात समझ में? ठीक है, चलो म्यूट कर लो। तो Next स्वामी विवेकानंद को भी हुई थी जब भी वो स्पीच देने जा रहे थे, जब वो वाला 2-3 बार हाँ। वो अपना नाम पीछे पीछे कराते जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी हुआ था क्या? पीछे करा रहे थे वो अपना नाम? हाँ मैम। अच्छा, ओके ओके। हाँ, सबको ही फेस करना पड़ता है ना, ये सबको ही होता है, चाहे कितना ही ज्ञानी आदमी होगा, कितना ही बड़ा आदमी होगा, है ना, बट जब वो पहली बार जाता है, उसको पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है ना, तो उसको एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट होता ही है। जी कोई कुछ बोल रहा था? जैसे हम क्लास मैम जब हमारा सवाल एग्जाम करने होता है या जाते थे, प्रैक्टिकल होता है तो हम लोगों को लगता है कि कैसा होगा, क्या होगा, वो वाला डर भी होता है। हाँ वही एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। जब यस, क्लास बोलने, चलते हैं तब कुछ क्वेश्चन करने जाते हैं, तब भी ऐसा पहले पहले लगता है कि पता नहीं हाँ क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं, ये भी होता है एग्जैक्टली, ना। हाँ उसका तो मतलब होता है। स्टेज करेज ना मैडम, सॉरी, स्टेज करेज उसका मतलब ना। हाँ स्टेज, यस यस यस, एग्जैक्टली courage. यस एग्जैक्टली, मतलब जब भी आपको जहां पर भी कम्युनिकेट करना पड़े, है ना, जहां पर भी आप, चाहे स्टेज पे करो, चाहे बॉस के सामने करो, चाहे टीचर और क्लास के सामने करो, कहीं पर भी आपको करना पड़े, तो आपको वो एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट होती है, जो हमारे अंदर पसीने छूटने लगते हैं, डर लगने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, तो आप उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो मुझे हो रहा है, ये मुझे एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेमियोटिक्स, अब ये क्या होता है? जिसमें हम अपनी बात को सामने वाले को समझा दें, एक्सप्लेन कर दें मीनिंग के साथ। जैसे कि मैंने अभी ये बनाया, ये साइन बनाया, है ना, मैंने ये साइन बनाया है, ठीक है, तो मैं आपको ये साइन बनाया और आपको इसका मतलब एप्पल समझा दिया मैंने, ये साइन से ही मैंने मीनिंग समझा दिया, मतलब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि ये एप्पल है, ये रेड रंग का होता है, इसके अंदर जूस होता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको सिर्फ ये साइन से ही आपको मीनिंग समझा दिया, मैंने सिर्फ ये बनाया साइन, तो आपको समझ में आ गया कि ये मैडम ने, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये साइन बनाया, तो आप ये समझ गए कि ये एप्पल बनाया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने ये जो एप्पल बनाया मैंने, जो साइन बनाया मैंने, इसी से ही आपको मैंने जब एक्सप्लेन कर दिया इसका मीनिंग, जब मैंने मीनिंग कन्वे कर दिया सामने वाले को, आपको यही बता दिया कि ये क्या है, एप्पल है, आप लोग समझ गए ये सब एप्पल है। अब जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो ये इससे क्या है, सिर्फ मैंने ये डॉलर का साइन बनाया, पर आपको मीनिंग ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आप मीनिंग आपको ये पूरा कन्वे हो जाएगा कि ये डॉलर बनाया, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। जैसे मैडम ट्रैफिक सिग्नल में लाल सिग्नल लग गया तो रुकना है, हरा हो गया तो चलना है। हाँ, वो साइन में आ जाता है। सेमियोटिक्स का मतलब होता है जब हम, जैसे मैम अल्फा बीटा किरणें होती हैं, उनको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से सिंबल का ये वो साइन में आता है। यहाँ मीनिंग की स्टडी करना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ट्रांसफर की स्टडी, मीनिंग ट्रांसफर जो हो रहा है, ठीक है, मैंने एप्पल बनाया, ठीक है, ये मैंने एप्पल बनाया, आपको इसका मतलब समझ में आ गया, ठीक है, जो ये मीनिंग अब ट्रांसफर हो रहा है, इसकी स्टडी करना सेमियोटिक्स होता है।
ठीक है, मीनिंग ट्रांसफर की स्टडी को सिमियोटिक्स बोलते हैं। मैंने डॉलर बनाया, ये मीनिंग आपके पास चला गया, इसका मैंने समझा दिया कि ये डॉलर मैंने बनाया है, आप लोग समझ गए कि ये डॉलर है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना मीनिंग मुझसे आप तक, बिना मेरे कुछ आपको एक्सप्लेन किए गए, ठीक है, किसी मतलब मैंने आपको किसी भी तरीके से इसका मतलब आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये जो मीनिंग ट्रांसफर की जो स्टडी होती है उसको सिमियोटिक्स बोलते हैं। इसकी मीनिंग ट्रांसफर की जो स्टडी है, स्टडी आप जो बोल रहे हो कि इससे ये डॉलर है, ये पता चल गया, ये तो साइन हो गया, पर इसकी स्टडी को बोलते हैं सिमियोटिक्स। ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, स्टडी, ठीक है। हम जैसे पहले शॉर्ट हैंड लेटर लिखते थे ना, तो पहले स्टडी करना पड़ता था कि शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, क्या वो बोलना चाहता है शॉर्ट हैंड, तब जाके हमको समझता था, हम पढ़ नहीं सकते थे। था, हाँ करेक्ट, उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स, ठीक है। ये आ गया सबको समझने? जी मैम। यस मैम। मैडम ये वोटिंग के समय वो अपना अलग अलग सिंबल्स रहते हैं, वो है ना? नहीं, वो तो सिंबल्स है, वो मैंने साइन, बोला वो सिंबल आ जाएंगे। हाँ, साइन symbol। सिंबल हो गया, वो हम आगे मैम, पढ़ेंगे। के जरिए समझाना। मैम नेवी में जो सिंबल्स यूज करते हैं ना, नहीं, वो एक्चुअली मैम लैंग्वेज में इसका एग्जाम्पल वो दे सकते हैं मैम, वो जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं ना, तो ब्रेली उनका राइटिंग रहता है, पहले वो सीखना Correct. पड़ता है, तब सीखना जाके पड़ता मालूम है। पड़ता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं, मतलब हाँ एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसको जो सीखना पड़ता है ना, पहले उसकी स्टडी करनी पड़ती है पहले, कि जो मैम, मीनिंग हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी स्टडी जो हम कर रहे हैं उसको ही बोलते हैं सिमियोटिक्स। करेक्ट, हाँ जी बोलो। कोई कोड लैंग्वेज रहता है ना नेवल यूनिट का वगैरह, वो भी Correct, वैसे ही correct. रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग समझ गए आई थिंक कि सिमियोटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे हम बढ़ेंगे सिंबल और साइन की तरफ। तो साइन क्या होता है? साइन इज एन इंडिकेटर, ठीक है, और मार्कर फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक, वेरी कॉन्क्रीट, इन जनरल अनएम्बिगुअस इन मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब है साइन क्या है? एक इंडिकेटर है, एक मार्कर है किसी भी चीज का, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही टू द पॉइंट टू कॉन्क्रीट होता है, और अनएम्बिगुअस होता है। इसका मतलब उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसका एक से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जहां पे मल्टीपल मीनिंग होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है और मल्टीपल मीनिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये मैंने डॉलर साइन बनाया है ना, तो ये जो डॉलर साइन है ना, इसका एक ही मतलब है कि ये डॉलर है, इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये डॉलर है। मैंने अभी ये रुपीस का बनाया साइन, ठीक है, ये जो साइन है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये रुपीस है, इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है। साइन जो मतलब एक साइन जो एक स्पेसिफिक मीनिंग के लिए, एक स्पेसिफिक चीज के लिए जो दे दिया जाए कि इसका तो सिर्फ यही मतलब है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को डॉलर साइन दिखता है ना, आपके दिमाग में सिर्फ डॉलर ही आता है, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और नहीं आता कि डॉलर का तो ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, इस साइन का तो ये भी मतलब है। आई थिंक साइन का सिर्फ, उस साइन का सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही मीनिंग होता है, एक ही मतलब होता है, इसलिए वो अनएम्बिगुअस होता है, टू द पॉइंट होता है, एकदम कॉन्क्रीट होता है, कि आप साइन देख के ही समझ जाओ कि ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन। जैसे कि रोड मार्कर में आप देखोगे, जहां पे स्टॉप लिखा है उसका मतलब सिर्फ स्टॉप है, ठीक है। जहां पे स्पीड लिमिट दी होती है 35 ऐसे करके या 80 ऐसे, तो उसका मतलब यही है कि भाई आपको 80 की स्पीड पे कार चलानी है, इसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 80 का एक ही मतलब है कि 80 पे आपको कार चलानी है। आप नंबर देख के हम ये नहीं सोच सकते कि 80 क्या लिखा है, 80 बार ताली बजानी है क्या, नहीं, एक ही मतलब है कि 80 स्पीड लिमिट पे आपको कार चलानी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइन, जिसका सिर्फ एक ही लौता मीनिंग होता है, मल्टीपल मीनिंग्स नहीं होते। ये हो गया हमारा साइन, समझ गए साइन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल इट कैन कन्वे डीपर और मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग देन ए साइन। ये बहुत साइन से ज्यादा डीपर और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सिंबल में जो एक कोई भी साइन दिया होगा ना, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा क्या होता है, ज्यादा डीपर होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ए सिंबल कन्वे ए मैसेज ऑफ डीपर मीनिंग इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। उसकी डीपर मीनिंग होते हैं, और अब आप अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से मल्टीपल चीजें सोच सकते हो, ठीक है। जैसे हमने साइन में क्या पढ़ा था, एक साइन दिया है तो उसका एक ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है उसका,
पर सिंबल में क्या होता है, उसके मल्टीपल मतलब निकले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पिक्चर कंटेनिंग ए डव कुड बी मेंट टू कन्वे ए मैसेज अबाउट पीस। जैसे एक कबूतर का अगर सिंबल बना हो, ठीक है, तो आप सोच सकते हो अपने हिसाब से कि कबूतर का सिंबल बनाए मतलब पीस के लिए भी बना हो सकता है कि शांति रखो, ठीक है, समाज में लड़ाई झगड़े मत रखो, पीस पीस रखो। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अरे ये तो बहुत सुंदर चिड़िया भी है ना। तो एक डव की जब पिक्चर या एक सिंबल लगा हो तो इससे हम मल्टीपल चीजें सोच सकते हैं, मल्टीपल चीजों के बारे में। जैसे कि कबूतर की पिक्चर से हम पीस भी सोच सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं यार ये तो सुंदर चिड़िया है, एक सुंदर कबूतर है ना। तो मल्टीपल चीजें हो गई ना। पर साइन में क्या होता है, साइन में हम ना इसको कबूतर बोलेंगे ना चिड़िया बोलेंगे, ना इसको हम कुछ और बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये डॉलर है, कुछ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रुपीज है। तो ये हो गया हमारा साइन। और ये कबूतर बनाना नहीं आता मुझे, इसको देखकर आप बोल सकते हो कि यार ये तो पीस के लिए लगाया होगा इन्होंने कि शांति रखो, या तो ये भी बोल सकते हैं तो सुंदर चिड़िया है, ठीक है। आगे बात समझ में, साइन और सिंबल में क्या डिफरेंस होता है। जी आगे बढ़े तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला क्या होता है, एक्सचेंज आइडियाज बिटवीन दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जब आइडियाज एक्सचेंज हो। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले सेंडर रिसीवर को बोलता है, रिसीवर फिर फीडबैक देता है, फिर सेंडर रिसीवर बन जाता है, और फिर रिसीवर सेंडर फिर वही रिसीवर फीडबैक देता है। तो ये ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। तो एक गोल चक्कर में जो चलता रहता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। तीसरा एंटीसिपेटरी पार्टिसिपेशन होता है। कम्युनिकेट करने से पहले कहीं पर भी हमें जो एक्साइटमेंट होती है, पहले फियर होता है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। फिर एक सिम्बियोटिक्स मतलब जो हम अपनी बात को, अपनी मीनिंग को सामने समझा दे रहे हैं, तो उसकी स्टडी को कि वो हमने कैसे समझाया, किस तरीके से समझाया, क्या तरीके से समझाया, तो उस स्टडी को सिम्बियोटिक्स बोलते हैं। साइन का मतलब होता है कि एक साइन बना देना और उसका एक ही मतलब होता है, मल्टीपल मतलब नहीं होते, उसका सिर्फ एक लौता साइन होता है, एक ही मतलब होता है, अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस मतलब जिसका मल्टीपल मीनिंग नहीं होते, जिसका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, वो इधर उधर नहीं होता। बस आपने देखा डॉलर का साइन, आपने बोल दिया ये डॉलर है, इसका कोई और मीनिंग नहीं होता। पर सिंबल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स साइन से, क्योंकि उसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है। वो एम्बिगुअस हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने कबूतर का अगर सिंबल लगाया है तो कबूतर के सिंबल को आप पीस से भी देख सकते हो और बहुत सुंदर चिड़िया है ऐसे भी देख सकते हो। आप कबूतर देखकर एक ही चीज नहीं बोलोगे हाँ ये पीस ही है, पीस की बात हो रही है, नहीं, जरूरी नहीं है, वो सुंदर चिड़िया की भी फोटो हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको मल्टीपल तरीके से आप देख सकते हो एक सिंबल को। तो ये हो गया साइन और सिंबल के बीच में डिफरेंस। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को। यस मैम। किसी को कोई डाउट है। नो ठीक है मैडम आगे- फिर साइन और सिंबल जरा स्पष्ट समझाइए, साइन और symbol। साइन और सिंबल दोबारा समझाऊं। हाँ अच्छा, तो साइन जो होता है वो टू द पॉइंट होता है, ठीक है, टू द पॉइंट होता है, कॉन्क्रीट होता है और अनएम्बिगुअस होता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, मल्टीपल मीनिंग नहीं होते, ठीक है। अगर आप डॉलर बना रहे हो तो आप डॉलर बना रहे हो तो मतलब आपको पता है इस डॉलर का मतलब एक ही होता है और उसका मतलब होता है डॉलर, इसके अलावा उसका कोई और मीनिंग नहीं है। रुपीस का अगर आप साइन बना रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि ये रुपीस है, इसका और कोई मतलब नहीं है। ये टू द पॉइंट होता है, कॉन्क्रीट होता है, ठीक है, अनएम्बिगुअस होता है। पर सिंबल कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा साइन से। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एक कबूतर की अगर आप सिंबल लगा होगा तो कबूतर को आप पीस के तरीके से भी देख सकते हो कि हाँ शांति बनाए रखे, और दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर चिड़िया है, या एक कबूतर, व्हाइट कबूतर बहुत ही सुंदर चिड़िया लग रही है। तो उसके आप दो मीनिंग निकाल रहे हो ना। पर इसको आप चिड़िया भी नहीं बोल सकते, ना इसको आप कबूतर बोल सकते हैं। आप इसको सिर्फ यही बोलोगे कि ये तो रुपीस है ना। इसको देखते ही आपके दिमाग में आता है रुपीस, इसको देखते ही आपके दिमाग में आता है डॉलर, ठीक है। पर एक कबूतर को देखते ही आपके दिमाग में दो चार चीजें आ सकती है, सुंदर चिड़िया है ना, पीस शांति के लिए बोल रहा है, और मुझे नहीं पता कबूतर को क्या बोल सकते हैं, बट दो चीजें मेरे को पता। मैम मैं एक बात बोलूं, साइन हाँ। माने चिन्ह, चिन्ह बोल सकते हैं हम हिंदी में, और सिंबल माने प्रतीक,
या किसी को ऐसे प्रेजेंट करना कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, ऐसे मतलब सिंबल माने प्रतीक होता है और साइन माने चिन्ह होता है, वो चिन्ह एक पर्टिकुलर ही रहता है, प्रतीक है चेंज हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। समझ में आ गया आप सभी को? आया क्या? यस मैम, यस यस मैम, यस। चलो आगे बढ़ते जी, हैं, मैम। कम्युनिकेशन के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या होते हैं? पहले होता है वर्बल, नॉन वर्बल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पे वर्ड्स यूज होते हैं, वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का जहां पे यूज होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बाय द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जब कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करता है, वर्ड्स का यूज करता है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि कैन बी ईदर रिटन, वर्बल कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, क्योंकि रिटन में भी वर्ड्स यूज होते हैं और ओरल जब मुंह से मैं बोल रही हूँ तो मैं वर्ड्स ही यूज कर रही हूँ, है ना। तो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटर्न्स में फॉर एग्जाम्पल लेटर हो गया, मेमोज हो गया, ईमेल हो गया, ये सब रिटर्न होते हैं, लिखित होते हैं। और वर्ड्स में कैसे, जब हम फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ वीडियो कॉलिंग पे, सॉरी जूम पे, तो जूम पे मैं बोल रही हूँ तो ये मैं ओरल है। टेलीफोनिक फोन पे जब हम बात करते हैं शब्दों का चेंज होता है एक से दूसरे में, तो ये हो गया ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज बेसिकली ए वर्बल कोड। कम्युनिकेशन क्या होता है? लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज जो लैंग्वेज मैं भी आपके साथ यूज कर रही हूँ उसको कोड बोलते हैं। ये कोड ही है जो हम आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज देखोगे, हिंदी लैंग्वेज एक कोड लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक अलग कोड लैंग्वेज है। अब किसी को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती, कि उसको इंग्लिश के कोड नहीं पता, कोड लैंग्वेज नहीं पता, तो अगर मैं उसके साथ इंग्लिश में बोलूंगी ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर हम सब इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। या फिर कोई इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता, और अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये कोड होता है, लैंग्वेज को कोड बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो लैंग्वेज इज बेसिकली अ वर्बल कोड। ठीक है, वेदर इट इज रिटन or oral communication, language is an important component which is used in verbal communication. ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर लिखेंगे क्या? हवा पानी क्या लिखेंगे? लिखना तो लैंग्वेज ही है ना, कोड ही लिखना है हमको। हिंदी कोड लिखेंगे या इंग्लिश कोड लिखेंगे या मराठी या जो भी आता है हमको, हम उस कोड में लिखेंगे, है ना, पर लिखेंगे ना, लैंग्वेज आएगी वहां पे। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सबको समझ में आ गया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो वर्बल अभी मैंने बता ही दिया। वर्बल कितने टाइप के होते हैं? रिटन और ओरल। ठीक है, जिसको लिखित हम भेज सकते हैं, लिखित में देख लो एग्जांपल डाल दिए इन्होंने, सेंडिंग मैसेजेस, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग में भेज देना, थ्रू लेटर्स के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, मैनुअल्स के थ्रू, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन हो गया, एटसेट्रा, है ना, ये सब रिटन कम्युनिकेशन है। जनरली क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं। जो हम लिखित में लिख देते हैं ना, वो सब जनरली फॉर्मल होते हैं और वो लेस फ्लेक्सिबल नहीं होते। मतलब हम उसको अपने मन से एकदम बना के अपनी बातें नहीं लिख पाते, हमें टू द पॉइंट लिखना पड़ता है और एकदम फॉर्मली लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सब मैक्सिमम रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? मैक्सिमम फॉर्मल होता है। फॉर्मल क्यों होता है और फ्लेक्सिबल कम होता है? फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि हम सब अपने मन की बातें नहीं लिख सकते। ठीक है, कितना लिखेंगे? पर ओरल फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इज मोर इफेक्टिव व्हेन द सेंडर ऑफ ए मैसेज हैड गुड स्पीकिंग स्किल। ये ज्यादा इफेक्टिव, ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब सामने वाले का बहुत तगड़ा वाला कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। अगर उसका सामने वाले का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है ना, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एंड द रिसीवर हैज गुड लिसनिंग स्किल। दोनों जरूरी है, जो बोलने वाला है उसकी भी स्किल्स बहुत अच्छी हो और जो सुनने वाला है उसकी भी स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड हो जाएगा। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन देयरफॉर इन्वॉल्व टू क्रूशियल स्किल्स, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, ओरल में दो क्रूशियल चीजें आ जाती हैं कि सुनने वाला भी इफेक्टिव होना चाहिए और बोलने वाला भी इफेक्टिव होना चाहिए। दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो गया तो वहां पे ये ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। दोनों फेल हो गया तो ओरल तो पूरा ही टोटली फेल है, अगर दोनों ही अच्छे से नहीं कर पाए तो।
आगे बात समझ में, दो टाइप के होते हैं, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। क्या किसके टाइप पढ़े हमने अभी, किसके टाइप verbal पढ़े हमने? communication. वर्बल verbal कम्युनिकेशन। communication में कम्युनिकेशन कैसे होता है? verbal communication two types होते हैं, written and oral। नहीं, Yeah. किसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन? Word, जहाँ पे word जो जिसमें language शब्दों का use प्रयोग करते किया हैं जाता है, जहाँ बस शब्दों मुझे का वर्ड प्रयोग किया बोलो जाता आप है। लोग। लैंग्वेज आप हाँ, जब लोग आप नेक्स्ट टाइम आप जब जवाब दोगे ना तो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन पूछो तो सिर्फ बोलना वर्ड्स, ठीक है? वर्ड्स याद रखना और वर्ड्स ही मुझे बोलना, वर्ड्स, शब्द, लैंग्वेज, बस। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्ड्स आर नॉट यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर टू कन्वे द मैसेजेस, जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है और बिना शब्दों के या लैंग्वेज के इस्तेमाल से जब सामने वाले को अपनी बात कम्युनिकेट की जाए, ठीक है? जैसे कोई मजाक कर रहे हैं, है ना, आप सामने वाले को कोई मजाक करना है ना, तो वो आंख मार देता है ऐसे, बस ऐसे, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ आंख मार देता है, तो जो उसका दोस्त होता है वो समझ जाता है हाँ इसको मजाक करना है ना। और आप जो एटीट्यूड होता है हमारा, जैसे आप कई बार देखोगे कुछ किसी लोगों का ना एटीट्यूड, वो बोलेंगे नहीं कुछ, पर उनका एटीट्यूड ना ऐसे रहता है जैसे कि वो बहुत ही कहीं के तो बॉस है। संकेतात्मक में जैसे संकेत करते हैं किसी बात को। हाँ, तो वो क्या होता है जो एटीट्यूड, कि किसी का एटीट्यूड, हम बोलते हैं ना कि ये एटीट्यूड कैसा है इस बंदे का, ठीक है? वो सामने वाले के साथ क्या हाव भाव है उसके, है ना, तो वो एटीट्यूड से कन्वे कर देता है अपना मैसेज, एक्शन से अपने मैसेज कन्वे कर देता है, या अपीयरेंस से। जैसे कोई बहुत ही एकदम टिप टॉप रहेगा तो उसके अपीयरेंस से समझ आ जाएगा कि भाई ये बहुत ही ऐसा बंदा है जिसको हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, है ना, जो ऐसे मतलब हमारे दिमाग में आती है ना इमेजेस, जो एकदम परफेक्ट अपीयरेंस रखता है, या फिर एकदम कोई ऐसे आ जाता है गरीब बन के, है ना, तो वो क्या है, वो मैसेज कन्वे कर रहा है अपना, सामने वाले को बता रहा है। तो आपका एटीट्यूड क्या है, आप एक्शंस क्या कर रहे हो आसपास, है ना, आप वो आपके भी है, अपीयरेंसेस कैसे है ना, मैम वो भी इससे। जो ये चार्ली चैपलिन करते हैं, जो हंसाते हैं विदाउट कुछ वर्ड्स। हाँ, यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो, है ना, क्योंकि आपके एटीट्यूड जैसे आपकी इसका भी फर्क पड़ता है कि आपकी कमर स्ट्रेट है ना, या आपकी कमर झुकी हुई है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो जैसे कोई टीचर होगी ना जो आपके सामने एकदम स्ट्रेट खड़ी रहेगी, स्ट्रेट एकदम, उसकी कमर ऐसे पीठ एकदम सीधी रहेगी और एकदम वो टिप टॉप रहेगी, तो आप बोलोगे कि यार ये टीचर बड़ी अच्छी पढ़ाती है ना। और एक टीचर जो रहेगी थोड़ी झुकी सी रहेगी, थोड़ी मरियल सी रहेगी, है ना, आप लोग बोलेंगे अरे इसको खुद कुछ नहीं आता, ये हमें क्या पढ़ाएगी। मतलब ये क्या है, उसने पढ़ा वैसा ही रही होगी वो, जैसा वो कमर सीधी वाली पढ़ा रही होगी, पर क्योंकि वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका, ठीक है, कि वो कमर झुकी हुई है, तो उससे जो हम उससे भी समझते हैं, उससे भी चीजें समझते हैं, उससे भी हम जज करते हैं, ठीक है। तो ये कमर झुकी और अपीयरेंस कैसा है उसका, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। कमर बॉडी सीधी लैंग्वेज, जो यू बोलते कैन हैं से बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी body लैंग्वेज के, बॉडी Yes, लैंग्वेज के body अंदर आ language, जाएगा, correct। है ना, ये उसके अंदर आ जाएगा। नॉन वर्बल में भी टाइप्स है ना, तो ये उसमें आ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वही है जो अपना एटीट्यूड, अपने एक्शन और अपनी अपीयरेंस से हम कैसे सामने वाले से अपनी मैसेज को कैसे कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, तो वो बोलते नहीं है, पर वो ऐसे ना आसपास बहुत ही ज्यादा केओस क्रिएट कर देंगे, ऐसे तेज तेज चलेंगे और ऐसे सामान पटकेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना दिखा रहे हैं कि भाई ये गुस्से में है, और बाकी बिना कुछ बोले बाकी आसपास वालों को समझ में आ जाता है कि इसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या है? पहला है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे, जैसे हम सामने वाले को ऐसे थम्स, अपने अंगूठा दिखा देते हैं, हम बोलते नहीं है कुछ, पर अंगूठा ही दिखा देते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि ये मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है, कि भाई अच्छे से एग्जाम दे के आना, बेस्ट ऑफ लक। ये बॉडी लैंग्वेज में आ गया। ये कमर सीधी वाला भी एग्जांपल बताया था, एकदम किसी की कमर स्ट्रेट है, किसी की झुकी हुई है, तो कमर स्ट्रेट वाले हमेशा ऐसे लगेंगे कि अरे बहुत ही एक्टिव है ना, बहुत ही स्मार्ट है। बट जिसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई होगी, थोड़ा लेथार्जिक सा वो दिखेगा हमें, वो बोलेगा कि अरे यार ये तो लेथार्जिक सा है, इसको कुछ नहीं आता होगा। ये सब क्योंकि ये सब कम्युनिकेशन है जो सब हम करते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा, है ना। डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस को बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है नजदीकी, ठीक है। अब जैसे हमें किसी से प्यार है, ठीक है, हमें अपनी मम्मी से प्यार है, तो हम वो प्यार कैसे दिखाते हैं? हम मम्मी के गले लग जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, है ना, उनको क्लोज आके उनसे बात करेंगे। पर जहां पे फॉर्मल हो जाता है, जैसे हमारे बॉस हो गए या हमारे टीचर हो गए, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा दूर से बात करते हैं। अगर हम वही पास में आके बात करेंगे ना, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं टीचर्स, या कोई बॉस होगा वो बोलेगा ये तू इतना पास क्यों बात कर रहे,
है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन है हमारे पास, जो हमारे बॉस है, कोई फॉर्मल है तो हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमारे क्लोज वंस हैं, हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं तो हम उनके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। तो जो नजदीकी होती है, जो डिस्टेंस होता है बीच में, वो भी क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, आ गया, समझ में आ गई ये बात? नहीं मैडम, नहीं समझ में आया डिस्टेंस वाला। आप नजदीकी, आपस हाँ। में नजदीकी कितनी है, जैसे कि आप अभी मेरे को पहली बार मिलोगी, है ना, आप एकदम आके मेरे गर्दन में तुम थोड़ी हाथ रख दोगी कि हाय हाँ। मैडम कैसी हो। हाँ रख सकती हो बाद में, जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना। एकदम आते ही तो हम लोग कैसे फॉर्मल रहते हैं ना, थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हाँ। है ना। डिस्टेंस अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो सामने वाला ना थोड़ा ऑफेंसिव फील कर सकता है कि इतना पास आके क्यों बात कर रहा है, इरिटेट नहीं हो जाते। अभी कोई अनजान बंदा है जो आपके एकदम से अचानक से पास आके एकदम चिपक के बात करने लगेगा, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर वही अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है ना, आपका फ्रेंड है, वो एकदम पास आके आपके कंधे पे हाथ रख के भी बात कर सकता है, क्लोज आके भी बात कर सकता है, अपने मम्मी है ना, अपने पास आके बात कर सकते हैं मम्मी के पास जाके, है ना। तो इस नजदीकी को भी मेंटेन करना जरूरी है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। क्लोज वन के साथ हम इंटीमेट हो सकते हैं, और जो हमारे फॉर्मल होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़ा दूरी मेंटेन करना, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है कि हम सामने वाले को दिखा रहे हैं कि भाई आई रिस्पेक्ट यू। हम जब टीचर से एक डिस्टेंस में खड़े होकर बात करते हैं तो हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर या मैडम आई रिस्पेक्ट यू, है ना। यस। तो ये ही है प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है नजदीकी, ये आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब वॉइस, तीसरा पार्ट है वॉइस नॉन वर्बल में। पहला हो गया हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, दूसरा है डिस्टेंस हो गया कि हम कितनी नजदीकी कितनी दूरी मेंटेन करते हैं। ठीक है, कहाँ पे हमें रिस्पेक्ट दिखानी है अपने बड़ों की, कहाँ हमें बड़ों के, जैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं, है ना, और बड़ों के नीचे बैठ के बात करते हैं। उनको पहले होते थे ना, गुरुओं को ऊपर बैठाते थे, जो शिष्य होते थे नीचे बैठते थे, कितने डिस्टेंस में बैठते थे। तो ये हम आदर करते हैं, इससे हम अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जो हमारे क्लोज वंस होते हैं उनके पास जाके हम बात करते हैं, उससे वो हमारी रिस्पेक्ट है। वो हम क्लोज वन के पास जाके बात कर रहे हैं तो वो उनको अच्छा लगेगा, यार मेरी फ्रेंड मुझसे अच्छा। जैसे हम इंडियंस है ना, हम इंडियंस को ऐसे रखता है कि यार दोस्त हो ना तो ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए, क्लोज आके बात करना चाहिए। पर जो ही चाइना में आप जाओगे तो चाइना में कोई भी क्लोज नहीं आता किसी के। ठीक है, वहां पे अगर आप थोड़ा भी क्लोज जाके बात करोगे तो वो ऐसे हो जाएंगे कि ऑफेंसिव फील करेंगे, और बल्कि क्लोज फ्रेंड भी बन जाओगे ना तब भी वो डिस्टेंस में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने सुना है। इंडियंस को कैसे, अगर आप क्लोज नहीं आए ना उनके, ऐसे उनके फिजिकल टच में या थोड़े क्लोज आके नहीं बात करोगे तो हम इंडियंस थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि यार इसको तो है ही नहीं, इसको तो हमसे कुछ है ही नहीं, है ना। ये कितने दिन से मुझे मिल रही है, या कितनी अच्छी दोस्त मेरे बन गई है, फिर भी ये दूरी रखती है मुझसे, क्यों रखती है मुझसे इतनी दूरी, है ना। तो ये सब चीजें हर कंट्री का भी अलग अलग रहता है। नेक्स्ट वॉइस, थर्ड है वॉइस, जिसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। वॉइस मतलब हमारी, जो हम बात कर रहे हैं तो हमारी पिच कितनी है, हमारी टोन कैसी है, हम बात करने का हमारा तरीका क्या है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ होते हैं ना जो बड़े ऐसे गाउटी टाइप बात करते हैं, जैसे वो मुंबई के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, धारावी इलाके वाले, तो वो कैसे टोन में बात करते हैं, हमें कैसे पता चल जाता है कि वो धारावी वाले हैं या फिर वो स्लम से है, क्योंकि वो उस तरीके से बात करते हैं, उनकी टोन वैसी होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस की, हम कितनी टोन में, हमारी हाई पिच है या हमारी लो पिच है ना, कि हम ऊंची आवाज में बोल रहे हैं या नीची आवाज में बोल रहे हैं, हमारी टोन कैसी है, हम किस तरीके से बात करते हैं, ये किस में आ जाता है, वॉइस के अंदर आ जाता है, जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज और सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं होता सब कुछ, हम किस टोन में बात करते हैं, किस मैनर से, हमारी बात करने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, जो इसके अंदर आता है नॉन वर्बल के अंदर। आगे बात समझ में? मैम और गुस्से में होने से अगर टोन चेंज होता है या हाँ, पिच चेंज होता है तो वही तो नॉन वर्बल वो भी कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ही है ना, मतलब वो हम दूसरों को हमारा जो माइंड चेंज हुआ है वो बता सकते हैं उसी तरह से। हाँ, I mean, मतलब गुस्सा, हमारे पिच जो हाई हो रही है जो लो हो रही है वो नॉन वर्बल में आता है, हम लैंग्वेज हमारी यूज होती है उसमें। ठीक है, हाँ, बट ये जो पार्ट होता है ना कि हाई पिच हो गया, लो पिच हो गया, जो ऊपर नीचे होता है, हमारा हाँ, तरीका, बात करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है, जी, हाँ, वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। जी,
ठीक है, जी सिर्फ हाँ। लैंग्वेज है हमारी जो वर्बल में आती है, बाकी ये सब जो साइड वाली चीजें होती है ना, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, टच, जिसको हैप्टिक्स भी बोलते हैं। जैसे टच, किसी हम हैंडशेक कैसे कर रहे हैं, है ना, किसी को हमने हाथ जोर से दबा दिया तो सामने वाले बोलेगा अरे क्या कर रहे हो यार। किसी कोई एकदम अच्छे से हैंडशेक करता है, कोई एकदम लाइटली ऐसे दूर से ऐसे बस उंगलियां पकड़ के हैंडशेक करता है, तो उससे पता चलता है यार ये बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई एकदम ओवर कॉन्फिडेंस बंदा होगा तो एकदम हाथ टाइट से पकड़ लेगा, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो सामने वाला समझ जाता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, कि ये थोड़ा लो कॉन्फिडेंस है, या ये मस्त बनता है एकदम, जितना होना चाहिए उतना परफेक्ट कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। तो उससे भी, टच से भी समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लड़कियों को भी टच से समझ में आ जाता है कोई हमें किस तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, एक गुड टच होता है, एक बैड टच होता है। तो कौन सा टच है, ये टच से भी कम्युनिकेशन हो जाता है कि किस टाइप का टच है। मम्मी पापा जैसे बच्चों को जो टच करते हैं, बच्चे जो माँ बाप को टच करते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। ठीक है, तो कौन कौन से हमने पढ़े, पहला हमने पढ़ा बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, हम कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, नजदीकी है कि दूरी है, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारी वॉइस की टोन क्या है, किस तरीके से पिच है हमारी, हाई है कि लो है, कि किस तरीके से हम बात करते हैं, हमारा स्टाइल क्या है बात करने का, वो वॉइस के अंदर आता है, जिसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। और एक टच है जिसको हैप्टिक्स बोलते हैं, वो जैसे एग्जाम्पल शेकिंग हैंड्स हो गए, या गुड टच बैड टच, जैसे लड़कियों का मैंने एग्जाम्पल दिया वो हो गया। ये आगे बात समझ में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो it is important to notice here that when verbal and non-verbal communication are contradicted, most people believe in non-verbal communication। जब ये जनरली देखा गया है, जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और दिखा रहा है, जब वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो बात बंदा सामने से बोल रहा है वो बोल तो कुछ और रहा है, पर उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब उसके हाव भाव जो होंगे ना, वो कुछ और कह रहे होंगे। जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि तू ये झूठ बोल रहा है, चोरी तूने की है ना, जैसे किसी ने पेंसिल चुरा ली होगी तो वो बोलेगा तूने पेंसिल चोरी की है ना, तो जो जिसने चोरी की है वो तो बोल रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। वो वर्बल कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, मैंने चोरी नहीं की, पर उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वो डर रहा है, वो कांप रहा है, वो नजरों में नहीं देख रहा है ना, आंख उठा के नहीं देख रहा, नीचे देख रहा है, उसकी बॉडी शिवर कर रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऊपर आंख उठा के ना देखना, शिवर करना, पसीने छूटना, उसके हड़बड़ाहट, थोड़ी मुंह में ऐसे ना टोन चेंज हो जाना, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब डिफरेंस हो जाता है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हमेशा लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, स्पेशली इंडिया में, है ना। तो अब हम बोलते हैं अरे नहीं यही चोर है, देखो ये तो नजरों में नजरें भी नहीं मिला रहा, देखो ये कितना कांप रहा है ना। तो वो जो बोलते हैं उस पे यकीन ना करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यकीन किया जाता है ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा, किस पे ज्यादा ऑथेंटिक, किसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, वर्बल को या नॉन वर्बल को। नॉन Non-verbal. वर्बल को। समझ Non-verbal. में आ गया कि क्यों माना जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल क्या है, हम ऑटोमेटिकली होता है वो, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, पर जो वर्बल कम्युनिकेशन है अंदर से आ जाता है मैम। हाँ अंदर से आ जाता है, आंखें उठा के नहीं देखना, कांपना, बॉडी लैंग्वेज में आ गया ना वो कांपना, शिवर करने लग गया, पसीने छूटने लग गए उसके, उसकी टोन जो है वो जो बात बोल रहा है तो अटक अटक के करने लग गया, ये उसमें आ गया, वॉइस के अंदर आ गया। वॉइस क्या है, नॉन वर्बल है ना। तो क्यों, तो फिर बंदे जो है वर्बल को ना यकीन करके नॉन वर्बल पे यकीन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। सर ये मैम ये ना टीसी बहुत अच्छे से जानता है ये नॉन वर्बल, इसके लिए वो उसी को पकड़ता है जिसके पास टिकट नहीं होती। हाँ एक्चुअली हाँ टीसी मैम, वो सबसे बड़े ज्यादा, चुटकी से भागता है बढ़िया मैम, जो ना एग्जाम्पल। उसकी जो लैंग्वेज होती है अलग होती है। करेक्ट 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 जी, एकदम सही बोले आप लोग, वो सबसे पहले उसी को ही पकड़ता है। एक्चुअली मैम और मेरे हस्बैंड जो ना टीसी है ना, वो इसलिए हाँ। मुझे ज्यादा। अच्छा ओके ओके, हाँ टीसी अच्छा एग्जाम्पल टीचर था। को भी पता चल जाता वैसे है, मैम भी टीचर हमको पकड़ती है, जब बताते हैं आंसर नहीं जिसको आता पता उसी नहीं को है। पूछते हैं क्वेश्चन। हमारे हाँ, हम जब भी स्कूटर चलाते ना मैम भी टीसी है। सर, मैं भी टीसी हूँ। ओके सॉरी हाँ, मैंने अगर जो ये वर्ड बोला तो सॉरी, आई एम सॉरी। मतलब मुझे ऐसे लगता है क्योंकि हमारे पास कभी नहीं होती ना बचपन में, तो मतलब ऐसे हुआ है कि जब भी एक ही बार टिकट नहीं थी ना तब भी हम पकड़े गए थे। मतलब ऐसे हमेशा टिकट रहती है तो वो फेस में मालूम पड़ जाता है। पड़ जाता है। हाँ एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैं तो मुंबई में रहती थी ना, तो मेरे को रोज ऑफिस आना जाना रहता था, तो जब पास नहीं रहता था ना तो इतनी हड़बड़ी रहती थी कि टिकट की वो लंबी लाइन में खड़े ही नहीं हो सकते,
टाइम ही नहीं होता था इतना, क्योंकि इतने मुंबई की लाइफ कितनी भागदौड़ वाली है, तो एक दिन नहीं ली टिकट। और वैसे तो हमेशा टिकट रहती है, तो कभी वो चेक नहीं करता। एक दिन टिकट नहीं थी मेरे पास और उसने मुझे तभी पकड़ लिया। मेरा लगा कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, पर किस्मत खराब नहीं है, ये अपनी हमारी नॉन नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। हाँ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बड़ा ही स्ट्रांग है, जो हमें पकड़ा देता है। यस मैम, कॉलेज के टाइम पे पता है कितनी बार हम पास रिन्यूअल करना भूल जाते थे, मतलब हाँ, वो डेट ही भूल जाते थे कि पास कभी खत्म हो रही है, तभी ऐसा होता था। हाँ मैं हाँ, ये बहुत कॉमन है, स्पेशली मुंबई का। yes, ठीक है, चलो अभी हम, टाइम हो गया है 3:55। अब हम उसका लॉजिकल रीजनिंग का हम करेंगे रिवीजन। इतना सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट था क्या जो हमने पढ़ा? मैम बोलो। मैम ये पहले जस्ट आपने पहले जो पढ़ाया इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वो थोड़ा मेरा छूट गया था। ये इसके पहले जो आप जो दिखा रहे हैं ना स्लाइड, उसके पहले। अच्छा, वो मैं अभी बस रीड करूंगी एक बार, नहीं समझ में आया ना तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल, ठीक वो सुन लेना, है ना, क्योंकि मुझे लॉजिकल रीजनिंग का भी रिवीजन करना है थोड़ा सा। तो हमने कम्युनिकेशन के बारे में क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, कम्युनीज, कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब होता है टू शेयर, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कैसे होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, बात कंप्लीट बोलनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि गलत चलत कुछ भी बोल दिया और निकल लिया। तीसरी, क्लैरिटी होनी चाहिए बात में, स्पष्टता होनी चाहिए, बात एकदम क्लियर तरीके से सामने वाले से बोलनी चाहिए ताकि मैक्सिमम ऑडियंस को बात समझ में आ जाए। कंसाइज, टू शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट। लंबी लंबी भाषण और लंबी लंबी कहानियां, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। टू द पॉइंट, क्लियर बात एकदम बोल दो और कहानी खत्म करो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए कि सामने वाले हमारे जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, तो उनके हिसाब से हमें बातें कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग चले जाए, मैक्सिमम लोगों को वो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो समझ में आ जाए। इफेक्टिव लिसनिंग, अगर बोलने वाला बोले जा रहा है पर जो सुनने वाला है वो ही नहीं सुन रहा, वो सो रहा है, कहानी देख रहा है, स्टोरीज देख रहा है, अपने सपने देख रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिसनिंग भी इफेक्टिव होनी बहुत जरूरी है। टू वे कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा 2 वेज होने चाहिए, 1 वेज नहीं होने चाहिए। एक 1 वे होगा, सिर्फ सामने वाला बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, क्या पता सामने वाला सो रहा हो, क्या पता सामने वाले के मन में कुछ डाउट हो पर वो पूछ ही ना पा रहा हो, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा? उसमें तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ना टीचर को समझ में आएगा कि बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, और स्टूडेंट क्योंकि उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, तो उनके जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो छूटते जाते हैं, और पॉइंट्स छूटते जाएंगे तो फिर जो आगे की जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है वो समझने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं 2 और मोर पीपल के बीच में, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट होता है, पहले एक्साइटमेंट बोलने से पहले, कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले जो पहले एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट होता है उसको ये बोलते हैं। ठीक है, फिर सिम्बियोटिक क्या होता है कि हम जो ट्रांसफर, जो मीनिंग को ट्रांसफर, मीनिंग जब समझा देते हैं हम, है ना, तो मीनिंग को समझा देने की जो स्टडी होती है उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। साइन क्या होता है? कॉन्क्रीट होता है, वो एकदम टू द पॉइंट होता है, एक ही होता है, एक ही मीनिंग होता है साइन का, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग नहीं होते, जैसे मैडम ने बताया भी था कि उसको चिन्ह बोलते हैं, तो हर एक चिन्ह का सिर्फ एक ही मतलब होता है, बहुत सारे मतलब नहीं होते। वहीं पे सिंबल क्या होता है? सिंबल के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे कबूतर है, कबूतर का मतलब पीस भी हो सकता है, कबूतर एक सुंदर चिड़िया भी कही जा सकती है ना। तो ये हो गया साइन और सिंबल का डिफरेंस। कम्युनिकेशन के टाइप क्या पढ़े? वर्बल, जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं, शब्द, लैंग्वेज यूज होती है, और लैंग्वेज को कोड बोला जाता है। ठीक है, और उसके टाइप क्या होते हैं? रिटन और ओरल। जो लिखित होती है वो रिटन कम्युनिकेशन, जो ओरल मुंह से बोली जाती है वो होती है ओरल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं जहाँ पे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, जहाँ पे आपका एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस काम करता है। ठीक है, जब आप अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से, अपने अपीयरेंस से जहाँ पे कम्युनिकेट करते हो, जैसे पहला आता है नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप उस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। डिस्टेंस कितना मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, वॉइस कैसी है, पिच कैसी है, हाई है कि लो है, किस तरीके से आप बात करते हो, आपका स्टाइल क्या है बात करने का, वॉइस। फिर टच को हैप्टिक्स बोलते हैं, ये याद रखना, वॉइस को पैरा लैंग्वेज, टच को हैप्टिक्स बोलते हैं, डिस्टेंस को प्रॉक्सिमिक्स, और बॉडी लैंग्वेज को काइनेस्टिक, काइनेसिक, काइनेस्टिक, आई थिंक इसमें मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, काइनेस्टिक ना मैम? काइनेस्टिक्स, हाँ, ये स्पेलिंग रॉन्ग, हाँ,
टच हो गया, हैप्टिक्स हो गया। एग्जाम्पल कि टच किस तरीके से टच कर रहा है सामने वाला आपको। शेक हैंड से भी जैसे पता चल जाता है, टाइट शेक हैंड कर लिया तो ओवर कॉन्फिडेंस है, मतलब इतना टाइट थोड़ी करना है कि सामने वाले का हाथ ही तोड़। नॉर्मल कर रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। कोई एकदम लो उंगली पकड़ के शेक हैंड कर रहा है तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है। तो आपके टच से भी आप कम्युनिकेट करते हो, है ना, ये हो गए। और वर्बल और नॉन वर्बल में किसको ऑथेंटिक माना जाता है जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे से? तो नॉन नॉन वर्बल। ठीक है, बस अब कल आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइम तो रहा नहीं है। हमने ये कर लिया था ना अर्थापत्ति तक। मैम आपने कल की रिकॉर्डिंग भेज दी थी? कल की वो नेहा मैम भेजती है। कल तो हमने रिवीजन ही किया था लॉजिकल रीजनिंग का, शुरुआत तो हमने आज से की। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की वो जो रिकॉर्डिंग है गूगल मीट पे मिलेंगी? हाँ, वहीं पे जो ऐप है ना, जी ऐप है ना जो हमारा परिज्ञान करके, उसमें हाँ। मिल जाएगा। ठीक है, अर्थापत्ति तक तो हमने कल कर लिया था। फिर हो गया था, पहले से होगा। हेतुआभास। मैम फैलेसीज लेने हैं। फैलेसीज, हाँ। तो हेतुआभास क्या होता है? जहाँ पे हमें फील होता है कि मिडिल टर्म है पर एक्चुअली वहां पे मिडिल टर्म होता नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हमें हेतु का आभास होता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वहां पे हेतु है। हेतु किसको बोलते हैं? मिडिल टर्म को होते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि हेतु है पर हेतु एक्चुअली में नहीं होता, बस उसका आभास होता है। तो वहां पे हो जाता है गलती। उस गलती को फैलेसी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको हेतुआभास बोलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मुझे जल्दी जल्दी कौन बताएगा? अंतरिप से शुरू करते हैं। अंतरिप बताओ टाइप्स। पहला टाइप बताओ। सभ्य विचार। सव्य विचार क्या होता है? सभ्य विचार मतलब जहाँ पे मिडिल टर्म जहाँ पे मेजर टर्म जहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं मेजर टर्म, उसका हाँ, सभ्य विचार फैलेसिस कहते हैं। करेक्ट। जहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो दो से ज्यादा, मेजर सॉरी नहीं, मेजर टर्म बहुत सारे होते हैं ना, बट मिडिल टर्म जो है वो एक से ज्यादा मेजर टर्म से ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। मतलब जहाँ पे मेजर टर्म एक ना होकर दो या दो से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं सव्याभिचार। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सव्याभिचार, जिसका इंग्लिश नाम क्या है? इर्रेगुलर मिडल। ये मिडल याद कर टर्म। लो सारे। हाँ, इर्रेगुलर मिडल जिसको बोलते हैं सव्याभिचार, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, रिवीजन है ये। ठीक है, तो सव्याभिचार क्या है? जहाँ पे मेजर टर्म जो है वो एक से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर मिडल। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन है? आरती। सॉरी कोई बात नहीं, आरती अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नहीं आता है। क्लास में नहीं थी कि पढ़ाई नहीं की? हाँ मिस क्लास अटेंड नहीं किए है इसलिए। कोई बात नहीं। सुरेंद्र जी अनम्यूट योरसेल्फ। सुरेंद्र जी जल्दी जल्दी करो। हाँ मैडम वो विरुद्ध होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। हाँ करेक्ट। तो उसमें उसका क्या होता है? उसमें क्या होता है? When the middle term validates the contradictory, उसका the air is heavy because it is empty, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है। करेक्ट, विरुद्ध मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कौन हाँ। किससे कॉन्ट्राडिक्ट होता है? जो मेजर टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, मिडिल टर्म जो है मेजर टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है और मेजर टर्म कौन सा है? बताओ जल्दी। इस सेंटेंस में द एयर इज हैवी बिकॉज इट्स एम्प्टी, ये क्या है? एम्प्टी इज द मिडिल टर्म। यस। और जो मेजर टर्म होता है हेवी, तो हाँ, ये मेजर। मिडिल और मेजर भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है। जब हैवी और एम्प्टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों मेजर और मिडिल टर्म जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विरुद्ध। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट पिंकी। सत्य प्रतिपक्ष मैडम। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? और जब दो सेंटेंस में मेजर टर्म और मिडिल टर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होता है, अपोजिट होता है, तो सत्य प्रतिपक्ष होता है। जहाँ पे दो मिडिल टर्म
कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मेजर टर्म से, है ना। एक सेकंड मैं इसको हटा देती हूँ। जब दो सेंटेंस में मतलब दोनों में मेजर टर्म या मिडिल टर्म दोनों विरुद्ध होता है। आपने एक बार मिडिल टर्म में भी बोला और मेजर टर्म में बोला। ये देखो, बिकॉज से पहले क्या है, बिकॉज से पहले क्या है, मेजर है, बिकॉज के बाद में प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड बोला है, और इट कॉज लीवर फेलियर, मतलब यहाँ तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ ये लिवर फेलियर कर रहा है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे गुड बोला है, इधर नॉट गुड बोल रहा है, तो मेजर और जहाँ पे मिडिल दोनों आपस में, दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे को जब करेंगे क्या, कॉन्ट्राडिक्ट, तब उसको बोलेंगे सत्य प्रतिपक्षा, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ठीक है, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट मिडल इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड इसको छुपा दूं, अब तो देख लिया होगा सबने। हनीशा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हनीशा, एक्चुअली मैम आई एम ड्राइविंग। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। स्मितांजलि जी बताओ जी। अगला क्या है। असिद्ध या साध्याश में कहते हैं उसको जी जी, उसको अनप्रूव्ड या जो अनप्रूव्ड मिडल कहते हैं। हाँ, अनप्रूव मिडल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि रिलेशन बिटवीन द मिडल टर्म एंड द माइनर टर्म कैन नॉट बी प्रूव्ड। हाँ, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शैडोज आर लिक्विड बिकॉज इट हैज स्पीड, तो शैडो क्या है, माइनर टर्म है, माइनर टर्म है ना, और स्पीड क्या है, मिडिल टर्म है। तो मिडल टर्म। शैडो और स्पीड के बीच में कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, शैडो स्पीड को कहीं किसी भी एंगल से प्रूफ नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, असिद्धा। अभी असिद्धा। आज के लिए 5 अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब Yes, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मलिका। मलिका Ma'am, this part हाँ, ना ma'am. मैंने भी this lecture even I had missed actually. So like मुझे भी थोड़ा ये कम समझ कोई में बात आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुरानी क्लासेस देखो ना हमारी, उसमें समझेगा आपको सब। पुरानी क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझा है। हाँ, पुरानी क्लास देखो, बिल्कुल मिस मत करना उसको। सीमा तमहाने, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। सीमा नेक्स्ट बताओ क्या था जो बचा हुआ है। बाधित। हाँ, बाधित का क्या था, इंग्लिश नाम क्या है उसका? नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट मिडिल का मतलब क्या है? Like if you say fire is cold, fire is always hot, तो मिडिल टर्म जो है वो अपोजिट ये करते हैं, अदर देन या इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो उल्टा। नॉन इन्फ्रेंशियली का क्या मतलब है? नॉन इन्फ्रेंशियल मतलब जैसे समझ में आता है वैसा नहीं है, उल्टा है। मैंने बताया था नॉन इन्फ्रेंशियली और इन्फ्रेंशियली का मतलब। चलो मैं बताती हूँ वापस। पहला सेंटेंस ही देखकर ये प्रत्यक्ष पता चल जाता है कि ये गलत है। हाँ, मैम कंक्लूजन से पहले मतलब इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन से पहले ही पता चल जाता है, कंक्लूजन तक जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ परसेप्शन से मैम वो पता हो जाता है। हाँ, तो नॉन इन्फ्रेंशियली का मतलब मैंने पूछा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कंक्लूजन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने बिकॉज से पहले, बिकॉज के बाद कंक्लूजन निकलता है ना, तो आपने बिकॉज से पहले ही ये देख लिया कि ये गलत है। ठीक है, इसमें हेतुआभास है, इसमें फैलेसी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इन्फ्रेंशियली पढ़ा, मतलब यहाँ पे कंक्लूजन निकलने के बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पर नॉन इन्फ्रेंशियली मतलब पहले ही, कंक्लूजन बिकॉज के पहले ही पता चल जाता है कि ये गलत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहली बिकॉज से पहले मतलब कंक्लूजन से पहले क्या लिखा है, फायर इज कोल्ड, आग को ठंडा बता दिया इन लोगों ने। तो आग कैसी ठंडी हो सकती है, किस तरीके से, तो आपको कंक्लूजन के तक जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही समझ जाओगे कि ये तो गलत बात है बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं एकदम ही गलत बोल रहे हैं, ऐसे तो बोलना ही नहीं है इनको। फायर इज कोल्ड, ये तो फैलेसी है, ये तो गलत है।
है ना। तो इसको बोलते हैं बाधित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट मिडल। आगे बात समझ में? बस आज हम एक ही पेज रिवाइज करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के आना आप कल, क्योंकि कल मैं स्लाइड नहीं दिखाऊंगी और ऐसे रट जाना चाहिए मुंह पे। इंग्लिश नाम, इसका हिंदी का नाम, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, नॉन प्रूफ्ड बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ऐसे आप लोगों के मुंह पे रहनी चाहिए बात। फिर आगे हम धीरे धीरे करके रोज एक एक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं।